तो इंडक्शन चल रहा था, है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना। एक मिनट सुनिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाने जा रहा हूँ जो मैं एसी में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसी चैप्टर में मैं जोड़ दे रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल अभी पढ़ा है, तो म्यूचुअल पे बेस्ड कौन है? ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर को निपटा देते हैं, और ट्रांसफार्मर को समझने के लिए थोड़ा सा एसी जनरेटर समझना पड़ेगा और डीसी मोटर समझना पड़ेगा, मतलब डीसी मोटर के लिए एसी जनरेटर समझना पड़ेगा, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नया चैप्टर ऑसिलेशन पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एसी पढ़ाऊंगा, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड इस तरह से, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉइल ये कॉइल है आपकी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये बात आपको पता है कि अभी कॉइल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको पता है अगर मैं फ्लक्स का फार्मूला देखता हूं तो इसमें जो एंगल होता है थीटा, ये किसके बीच में होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इसका एरिया वेक्टर दो हो सकता है, या बाहर या अंदर, तो हम कोशिश करते हैं फील्ड की तरफ वाला ले लेते हैं। तो एंगल क्या आएगा? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर मैं इस एंगल को चेंज करूं, मतलब घुमाऊं इसको, अगर मैं घुमाता हूं तो एंगल क्या होगा? चेंज होगा। एंगल चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो आप जानते ही हो फैराडेज लॉ से क्या बनेगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, देखते हैं एंगल की वजह से क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। और एक यहाँ पे माइनस लगा होता है, समझ आ रही ना बात? अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ए, और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे मैंने आपको बताया था, अगर कॉइल ऐसे रोटेट कर रही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो आपको ऑलरेडी पता है एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम होता है। तो एंगल की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी ना। अब आप देखिएगा यहां से क्या चीज बाहर आएगी? बी ए, बी ए कॉन्स्टेंट है। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी लिख लोगे ना। अब किसका करना होता है? ओमेगा टी का करना होता है। टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो क्या बाहर आ जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये तो आप जानते हो ना, एक जगह और बता चुका हूं, ठीक है। ये आ गया आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या आ गया? ईएमएफ इंड्यूस्ड। अच्छा, अगर कॉइल आपकी सिंगल टर्न, कितना टर्न है? सिंगल, तो आपका ईएमएफ इतना होगा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो ईएमएफ टोटल कितना हो जाएगा? एन से क्या हो जाएगा? तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, अगर आप इस वाले पोर्शन को देखोगे साइन ओमेगा टी, इसी पे कौन डिपेंड करता है? इंड्यूस ईएमएफ। अगर ये चीज मैक्सिमम हो गई तो ये चीज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की एंगल वो होता है, हाँ, कितना होती है मैक्सिमम वैल्यू? 1 होती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती साइन थीटा की वैल्यू। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ईएमएफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एन बी ए
ओमेगा। इस पे 2 क्वेश्चन कराया भी हूं मैं, समझ आ रही ना बात? यहां तक मैं पढ़ा भी चुका हूं ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे तो। एक चीज आप देखिए यहाँ पे, अगर ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ना, अगर ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये साइन, ये बेसिकली है कौन सा ग्राफ? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहां से बनेगा, साइन का फंक्शन है ना ईएमएफ। तो अगर साइन का फंक्शन होता है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होने जा रहा है? जीरो से। और साइन का ग्राफ इस तरह से होता है, ऐसे। अगर कॉस होता है यहां पे, तो कॉस का ग्राफ, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कहां से शुरू होता? मैक्सिमम से शुरू होता। कहां से शुरू होता? मैक्सिमम से। तो ये देखिए, एक चीज आप खुद सोचिए, ये जो ईएमएफ है ये पॉजिटिव, और ये तो अल्टरनेट टाइप का है कि नहीं? कैसा है? अल्टरनेट टाइप का। तो अल्टरनेट टाइप का ईएमएफ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। तो एसी कैसे बनती है आपको दिख रहा है? अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है? घूमती है, रोटेट करती है, तो उसका एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आता है। और वो जो ईएमएफ आता है उसकी वैल्यू ये होती है। अगर मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए तो ये होता है। समझ आ रही ना बात? यहां तक हो जाने के बाद एक चीज और मैं बता देता हूं यहीं पे। अगर आपको करंट चाहिए, क्या चाहिए? करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या होता है जनरली? ईएमएफ बाई आर होता है। ईएमएफ का फार्मूला क्या है? ईएमएफ मैक्स, और क्या है? ईएमएफ मैक्स साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या? आर। अच्छा, अगर ये ईएमएफ मैक्स डिवाइड बाई आर है, ईएमएफ डिवाइड बाई आर क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो ये जो करंट होगी ये क्या होगी? आई मैक्स, और यहां पे क्या होगा? साइन ओमेगा टी। तो इसका भी ग्राफ साइन फंक्शन है ना, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो भी कैसा होगा? इस तरह से होगा कुछ। समझ आ रही ना बात? ये वाली करंट कौन सी होगी? मैक्सिमम। समझ आ रही ना बात? अब देखिए, इसका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा दिया, एसी जनरेटर। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका था ना। अब इसमें क्या होता है, एसी के कॉन्सेप्ट में 2 चीजें पढ़नी होती है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। वो एसी के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। समझ आ रहे? उस टाइम आपको ये चीज थोड़ा सा याद रहनी चाहिए। और है अलग से कहा? पिछले पेज पे देखिए, ये देखिए, इसकी जगह पे आप मैक्सिमम लिख सकते हो, ईएमएफ मैक्सिमम। समझ पा रहे हो? ये तो मैक्सिमम है, स्पेशल केस है, हमेशा कैसे होगा? एंगल तो बदलेगा ना टाइम के साथ। समझ आ रही ना बात? ये एक स्पेशल केस जब आपको ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए। ये ईएमएफ कैसा है? वेरिएबल है। अगर मैक्सिमम आपको चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लेना होगा? मैक्सिमम। तो ये स्पेशल केस में इसकी जगह पे एनबीए ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ईएमएफ मैक्सिमम। तो ईएमएफ मैक्सिमम वही तो मैंने किया है, उसकी जगह पे ईएमएफ मैक्सिमम कर दिया एनबीए ओमेगा के। बाकी सब वैसे ही है। ठीक, कर लीजिए इसको। हो गया? लिख चुके हैं आप? अगला देखिए। चलिए अगला देखिए। हो गया? तो ये था एसी जनरेटर। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा डीसी मोटर के बारे में। क्या चीज? डीसी मोटर। डीसी मोटर, ठीक है। इसको बस समझ लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आए हुए हैं, ठीक है।
इतना समझ लेते हैं कि अगर आए भी तो कर ले जाए, ठीक। डीसी मोटर पहला काम इसका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। इसमें कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। पहला काम इलेक्ट्रिकल को किस में बदलेगा, मैकेनिकल। आपने एक चीज देखा है, अभी इससे पहले एसी जनरेटर पड़ा है। एसी जनरेटर में क्या होता है, करंट तो बन गई हमारी अल्टरनेटिंग नेचर की, कैसी बन गई, अल्टरनेटिंग नेचर की। तो हमारी करंट अल्टरनेटिंग नेचर की बन गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपके पास है। अब उसको कन्वर्ट किस में करना है, मैकेनिकल एनर्जी में। इस काम को कौन करता है, डीसी मोटर करता है। कौन करता है, डीसी मोटर। अब इसका देखिएगा कैसे क्या होगा। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक, इनवर्ट इस तरह से, यहां पे ऐसे लगाऊं, इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है ना। तो ये डीसी बैटरी है, कौन सी है, डीसी ना, डायरेक्ट करंट वाला। और ये ऊपर वाला एसी जनरेटर ही है, कौन सा है, एसी जनरेटर। अब देखो, अगर ये डीसी बैटरी कनेक्ट की हुई है तो इससे क्या बहेगा, करंट। अगर किसी कॉइल से करंट बहता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर 100% फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये बात तो आपको पता है ना। किसी करंट कैरिंग वायर अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वो ILB साइन थीटा फार्मूला पढ़े हो आप, ठीक है। तो अगर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इसकी दो साइडें हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसको तिरछा कर लीजिए तो ज्यादा फील आएगा। अगर ऐसे हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड से तिरछा होगा तो करंट किधर बह रही है, ऊपर, और फील्ड किधर है, अंदर, और फोर्स किधर लगेगा, मेरी तरफ। और इस वाले पे किधर लगेगा, करंट अंदर, फील्ड, करंट नीचे, फील्ड अंदर, फोर्स इधर। तो मतलब बॉडी ऐसे होगी इस तरह से ना, ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, ऐसे सीधी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा। तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे कोई खींच रहा है और इसको इधर धकेल रहा है, तो ये क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। अगर कोई कॉइल घूमेगी और वो इस करंट की वजह से घूम रही है ना, करंट की वजह से घूम रही है, तो ये घूमेगी। अगर घूमेगी तो 100% ईएमएफ क्या होगा, चेंज होगा। और अगर ईएमएफ चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर ईएमएफ चेंज होगा तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, अगर ये मेटल की वायर है तो इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, समझ। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ पैदा क्यों हुआ, इस करंट ने इसको घुमाया है, तो ये घूमने का क्या करेगा, अपोज। और घूमने का अपोज मतलब इस बैटरी के अगेंस्ट ये टर्मिनल बना लेगा। इस करंट को ये नहीं चाहेगा कि घूमे, समझ आ रही है। तो ये घूमने का क्या करेगा, अगर घूमने का अपोज इसे करना है तो करंट किधर बहाएगा, ये करंट इधर से जा रही है तो ये करंट किधर बहाएगा, अपोजिट बहाएगा, ताकि इसको क्या कर सके, घूमने से रोक सके। तो इंड्यूस की ये खासियत होती है। तो ये कौन सा ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको बैटरी वाला, नहीं तो वो पिछला कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज पढ़ चुके हो। अब आपको पता है किसी उसमें आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल से एक सर्किट में दो ईएमएफ है और दोनों की पोलैरिटी कैसी है, अपोजिट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितने के बराबर होगा, बैटरी का ईएमएफ माइनस ईएमएफ किसका, इंड्यूस्ड, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही ना बात।
इसमें क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस दे देगा, आपको बैटरी का ईएमएफ दे देगा, आपको सर्किट से फ्लो होने वाली करंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा इंड्यूस ईएमएफ बताइए कितना होगा। समझ आ रही ना बात? तो ये फार्मूला इसके लिए डीसी मोटर के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखिए, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, अभी हमने पढ़ा है कि कॉइल के घूमने से कितना ईएमएफ बनता है ना, ये आपने अभी पढ़ा है। और वो इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर होता है? इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है ईएमएफ मैक्सिमम? या पहले पूरा लिख लीजिए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वाला तो क्या है ईएमएफ मैक्सिमम। समझ आ रही ना बात? तो बस आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी पता है। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए, एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि इस सर्किट से मिनिमम करंट कितना होगी, मिनिमम। तो एक चीज आपको साफ दिख रहा है, बैटरी का ईएमएफ बदलने वाला है नहीं, इस सर्किट में रेजिस्टेंस बदलने वाला है नहीं, इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो सकता है। अगर इंड्यूस ईएमएफ को मैक्सिमम रख दोगे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, और करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो आपसे आई मिनिमम पूछ सकता है, तो आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ माइनस मैक्स कितने के बराबर, एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। बस हो गया, ये आई मिनिमम हो जाए। इसको कर लीजिए, फिर एक और फार्मूला देखेंगे। एक और चीज यहीं साइड में बताता हूं, उसको आप देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब याद रखिएगा जस्ट, ठीक है। वो क्या चीज है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे रिलेटेड तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी इफिशियंसी। क्या चीज, इफिशियंसी। इफिशियंसी जो होती है किसी चीज की, वो आउटपुट डिवाइड बाई क्या होती है, इनपुट होती है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, आउटपुट के फॉर्म में कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस वाला, ये आउटपुट है। और ये किसकी देन है, बैटरी वाले ईएमएफ ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ईएमएफ बैटरी इनटू क्या हो जाएगा, 100 ना। नहीं, ये इसके फॉर्म में रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस डिवाइड बाई ईएमएफ क्या कहते हैं बैटरी का, इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये इस बेसिस पे है ना इसकी डेफिनेशन। समझ रहे हो, यहां तक क्लियर है ना, एकदम सिंपल से है। इसकी वजह से ये पैदा हो रहा है, तो ये ईएमएफ डिवाइड बाई इनपुट वाला इनटू क्या हो जाएगा 100। अब आप देखिएगा, इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी हो सकती है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी जो हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये है इफिशियंसी मैक्सिमम जो हो सकती है, मैक्स, वो कितना हो सकती है 50%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा 50% से आपको साफ दिख रहा है इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर होगा, बैटरी का हाफ होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर होगा, हाफ ईएमएफ बैटरी। ये दो बातें आप याद रखिए, ठीक है। हो गया, ये था आपका डीसी मोटर, ठीक। ये फार्मूला बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा ना, ठीक है। जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो अक्सर करके वो डाटा बेस्ड होता है, बस पुट करो आंसर हो जाए। हाँ एक चीज़ मैं आपके लिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी कॉइल को, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे ये डीसी मोटर हो, इस कॉइल को आर्मेचर कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्मेचर कॉइल। जैसे आपको दिया आर्मेचर कॉइल रेजिस्टेंस इज आर, मतलब 10 ओम, ऐसे दिया, तो आप डर ना जाइएगा आर्मेचर का मतलब क्या होता है। आर्मेचर मतलब सिर्फ घूमने वाला, ये कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल तो लिखा हुआ है ना उसमें, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो उससे ना परेशान होइएगा।
ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, हेडिंग डालिएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ना, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ना। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर, पहली बात, ट्रांसफार्मर जो होता है, एक मिनट रुक जाइए, ट्रांसफार्मर जो होता है इसका काम क्या होता है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। और भी चीजें बताई जा सकती है लेकिन अभी सही नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फील आ जाएगा तो आराम से समझ आएगा। तो इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना। तो अब मसला ये है, वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। आपने देखा होगा कि गांव जहाँ पे आपका घर होता है उसके आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना। तो वोल्टेज को बढ़ाते घटाते इसलिए हैं कि अगर हम आपने लिखा हुआ ऐसे पढ़ा होगा कि यहाँ पे तार के आसपास डेंजर लिखा होता है, हाई वोल्टेज वायर लिखा होता है। रीजन क्या होता है? जब हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह मुझे भेजना होता है तो हमारे लिए पहली चॉइस ये होती है कि सस्ते में पहुंच जाए कोई सामान, एक जगह से दूसरी जगह जब भेजना होता है। तो ट्रांसफार्मर लगाने से, अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो हाई वोल्टेज की करंट मैं अगर ले जाता हूं तो हमारे खर्च कम आते हैं। समझ आ रही ना? तो ट्रांसफार्मर लगा करके हमने हाई वोल्टेज किया, हाई वोल्टेज के बाद हमने उसको क्या कर लिया, अपने घर के आसपास भेज लिया। अब हाई वोल्टेज पे जब हमारे घर तक पहुंची करंट तो पता चला हमारे घर में 220 वोल्ट की जरूरत है। तो उसके लिए क्या चाहिए? वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। तो इसलिए ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है ताकि हम वोल्टेज को बढ़ा घटा सके अपने फायदे के हिसाब से, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो चलिए ये बात हो गई। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए यहां पे क्या होता है, आयरन कोर होती है। ये किसकी बनी होती है? आयरन की। और आयरन आपने पढ़ ही लिया है पहले ही ऑलरेडी कि आयरन कोर जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है, और वो भी टेम्पररी वाला, मैंने एप्लीकेशन बताया था, ठीक है। तो चलिए यहां पे कॉइल होती है। क्या होती है? कॉइल्स होती है इस तरह से, ठीक है। ये कॉइल का नाम क्या होगा? प्राइमरी कॉइल। क्या नाम होगा? प्राइमरी। और यहां पे जुड़ा होगा, ये ऐसे कर दूं तो समझ जाना एसी सोर्स है। कौन है? एसी सोर्स। अभी आपको समझ आ जाएगा ये बात। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए होता है, डीसी के लिए नहीं होता। सिर्फ कौन सी करंट के लिए होता है? एसी के लिए। अभी रीजन आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये प्राइमरी हो गई। इधर एक कॉइल होती है, इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी। इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी। और ये होगा आउटपुट। ये इनपुट है, इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट ना। अब आप देखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी हो गई। अब एक चीज आप समझिए, ये जो करंट यहां पे आ रही है वो एसी है। एसी है तो इसका मतलब ये करंट जो है टाइम के साथ क्या कर रही है? बढ़ घट रही है। अगर किसी कॉइल से या किसी, इसको क्या बोल सकते हो, सोलेनाइड, किसी सोलेनाइड से अगर करंट लगातार चेंज हो रही है तो करंट ही क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, म्यू नॉट एन आई। करंट ही क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। सोलेनाइड की ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। अच्छा, सोलेनाइड अगर करंट मान लेते हैं ऐसे बह रही है तो करंट की डायरेक्शन अगर इधर होती है तो पंजे को ऐसे घुमाइए, जिस तरफ अंगूठा होता है उधर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है ना, ऐसे। ये हो गई आपकी क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड ना। अब ये कॉइल से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आयरन कोर जो होती है ना, एकदम पाइप के जैसे, जैसे पानी बहाने के लिए पाइप की जरूरत होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बहाने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन कोर की। किसकी जरूरत होती है? आयरन कोर से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्या करेगी? मुड़ के यहां से, और फिर इधर से क्या होगा? वापस आएगी ना, इधर से वापस आएगी इस तरह से।
समझ आ रही ना? अब आप देखिए यहां पे साफ आपको दिख रहा है, अगर करंट इसके अंदर चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? फील्ड चेंज। अगर फील्ड कहीं पे चेंज हो रही है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए। अब आप देखिए यही फील्ड इससे भी तो पास हो रही है ना, तो अगर ये फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसके अंदर फ्लक्स, तो एक कॉइल की करंट फ्लक्स किसमें चेंज करा रही है? दूसरे में, तो इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। नहीं, वो ऐसे सादा था, ये फील्ड जाने की वजह से क्या होगा? उसके अंदर करंट बनेगा। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा यहां तक क्लियर है? तो करंट किसके अंदर चेंज हो रही है? प्राइमरी। उसकी वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? करंट वेरिएबल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या बन जाएगा? ईएमएफ। अगर ईएमएफ बन जाएगा और ये मेटल की है तो इसमें क्या बहने लगेगी? करंट। समझ आ रही ना बात? अब हाँ, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर हो, अगर एक ही तरफ सिर्फ है तो डीसी कहलाती है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा नेचर है, आई वर्सेस टाइम, एक डायरेक्शन ना, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल हो। जैसे इसमें क्या होता है, बैटरी आपने डीसी पढ़ी है, ये होती है, ये पॉजिटिव हमेशा रहता है और ये क्या रहता है? नेगेटिव। इसमें एक्सचेंज होता रहता है, कुछ टाइम के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए तो हम पढ़ेंगे, मैंने बताया आई आरएमएस पढ़ेंगे, आई एवरेज पढ़ेंगे। समझ आ रही ना बात? ये चेंज, इसीलिए जो डीसी होती है ना वो चिपका लेती है आदमी को, और एसी जो होती है वो झटका देती है। समझ आ रही ना बात? इसीलिए इसको मतलब क्या कहते हैं, डीसी को बंद करके एसी कर दिया गया, क्योंकि इससे खतरे कम है। समझ आ रही ना बात? इसका नेचर कैसा है? अल्टरनेटिंग। एक बार पकड़ेगा, धक्का दे देगा, फिर खींच लेगा, इस तरह का नेचर। मतलब मौका मिल जाता है इसमें, ठीक है, एसी में है। ये जो नेचर होता है ना करंट का, बढ़ेगी फिर क्या होगी? घटेगी, फिर नेगेटिव में बढ़ेगी, फिर क्या होगी? तो इसका एवरेज पढ़ेंगे हम, फिर डीसी के जैसा करके फिर सारी कैलकुलेशन करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, ये बात क्लियर है ना? एक मिनट ध्यान से सुनिएगा अगली बात। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कॉइल पकड़िए इसकी। कितनी कॉइल? एक कॉइल। एक कॉइल पकड़िए, उस कॉइल से कितनी लाइनें पास हो रही? 3। तो अगर किसी कॉइल मतलब एरिया से 3 लाइनें पास हो रही हैं तो ये क्या बनाएगी? फ्लक्स। क्या बनाएगी? फ्लक्स। तो वो फ्लक्स क्या कहलाएगा? प्राइमरी की सिंगल कॉइल से फ्लक्स। तो अगर फील्ड लाइन का लीकेज नहीं है, मतलब ये आयरन कोर कोई भी फील्ड लाइन खराब नहीं कर रही, तो जितना इसकी एक कॉइल से फ्लक्स है उतना इसकी भी एक कॉइल से क्या होगा? सेम फ्लक्स होगा। क्योंकि 3 लाइनें अगर इधर से क्रॉस कर रही तो 3 लाइनें इधर से भी जाकर के क्या करेंगी? क्रॉस। तो दोनों का एक कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा फ्लक्स? सिंगल कॉइल का सेम होगा कि नहीं? तो आप कह सकते हो ना, फ्लक्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम सिंगल प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल, फ्रॉम सिंगल सेकेंडरी कॉइल ना, यहां पे सिंगल वर्ड जोड़ दीजिए, सिंगल सेकेंडरी कॉइल ना। अब आप देखिएगा, एक मिनट, ये दोनों फ्लक्स कैसे हैं? सेम है। दोनों फ्लक्स कैसे हैं? एक कॉइल से सेम है। अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को यहां पे देखिएगा, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए प्राइमरी कॉइल से, टोटल फ्लक्स कहां से? फ्रॉम प्राइमरी कॉइल।
प्राइमरी कॉइल ना। तो टोटल फ्लक्स कितने के बराबर होगा? एक से फ्लक्स कितना है? 5 नॉट। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ऐसे ही टोटल फ्लक्स चाहिए, ये किससे है? प्राइमरी से। टोटल फ्लक्स चाहिए किससे? सेकेंडरी से, फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जाएगा? 5 नॉट, और ये क्या हो जाएगा? एन सेकेंड। अच्छा, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे एकदम क्लियर। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनता है? ईएमएफ। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? डी फाई टोटल प्राइमरी में डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dt बराबर होगा इधर नंबर ऑफ प्राइमरी डी फाई नॉट बाई dt। ये हो जाएगा ना। ऐसे ही इसको लिख सकते हो, डिफरेंशिएट करिए, डी फाई टोटल किसमें? सेकेंडरी डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सेकेंडरी डी फाई नॉट बाई dt ना। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी में डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाएगा? ईएमएफ किसमें? प्राइमरी में। और ये क्या कहलाएगा? ईएमएफ किसमें? सेकेंडरी में। अच्छा, दोनों को मैं एक काम करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या बना यहां से? ईएमएफ प्राइमरी डिवाइड बाई ईएमएफ सेकेंडरी। ईएमएफ सेकेंडरी बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेकेंडरी। ये नंबर क्या? नंबर ऑफ टर्न। तो आपको क्या दिख रहा है? ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मतलब आप समझ रहे हो, अगर किसी क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी या सेकेंडरी में से जिस क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उसका ईएमएफ ज्यादा होगा। उसका ईएमएफ क्या होगा? अब मान लेते हैं मुझे ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करना है जो क्या करे? ईएमएफ को बढ़ा दे, या वोल्टेज, ईएमएफ वोल्टेज दोनों बात क्या है? सेम है। वोल्टेज को बढ़ा दे, वोल्टेज को जो बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप। क्या बोलते हैं? स्टेप अप बोलते हैं। तो आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप प्राइमरी से ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल कर दोगे सेकेंडरी में, तो प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा? कम। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ईएमएफ के। समझ पा रहे हो ना? अगर स्टेप अप बनाना है तो स्टेप अप में क्या करते हैं? अभी मैं लिखाऊंगा इसको। स्टेप अप में क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाना मकसद होता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के। तो प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न रखेंगे, सेकेंडरी में ज्यादा, तो क्या बन जाएगा? स्टेप अप। अगर स्टेप डाउन बनाना है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा और सेकेंडरी में कम कर देंगे। तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी का, सेकेंडरी आउटपुट है ना, है? सेकेंडरी क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट में वोल्टेज क्या दिखेगा? कम। तो क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन कहलाएगा। अभी मैं लिखाऊंगा इसको बाकायदा पूरी तरह से। अभी मुझे क्या करना है? ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन सिर्फ वोल्टेज से नहीं दी जा सकती, करंट से भी दी जा सकती। समझ आ रही ना? इसलिए अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। अभी सिर्फ हमने देखा क्या है? ईएमएफ से देखा, अभी करंट बचा हुआ। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं बताता हूं। ये इनपुट पूरा लिख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट। देखो जल्दी लिखो यार। है अभी है, 1 मिनट रुको। अगली चीज आप सुनिएगा, ध्यान से सुनना। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां से एक बात पता चली। अब देखो, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। दो तरह के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की तरफ चल रहा है और फिर उसके बाद स्टेप अप और स्टेप डाउन में सिखाता हूं आपको क्या होता है। पहली चीज, यहाँ पे दो वेराइटी है। एक होता है इफिशियंसी जब ट्रांसफार्मर की 100% हो। क्या हो? ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन करने के लिए।
अगर एफिशिएंसी क्या है, इफ एफिशिएंसी, ये नीटा जो लिखा हुआ है वो क्या है, एफिशिएंसी कितना है, इफ एफिशिएंसी इज 100%, तो 100% अगर होगा तो आपको एकदम क्लियर पता है इनपुट इज इक्वल टू पावर, इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर आउटपुट, मतलब कोई लॉस नहीं होगा। जितना पावर इन होगा एक तरफ से, प्राइमरी से इन होगा, सेकेंडरी से क्या होगा, आउट होगा, तो पावर इन और आउट सेम होगा। तो आप ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिसिटी में, आपको मैंने पढ़ाया है कि पावर के 3 फार्मूले होते हैं, वो कौन कौन से, V²/R, और क्या होता है VI, और एक होता है I² R होता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में, यहां भी वैलिड है ये, इस चैप्टर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे पावर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप यहां से जाओगे तो पावर इज इक्वल टू VI यूज करते हैं, वोल्टेज मतलब EMF, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, EMF इन मतलब प्राइमरी में ना, और क्या हो जाएगा, करंट इसकी प्राइमरी की बराबर होगी किसके, EMF सेकेंडरी और करंट सेकेंडरी ना। अच्छा यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको इधर लेके चले आइए, EMF प्राइमरी डिवाइड बाई EMF सेकेंडरी बराबर होगा किसके, करंट सेकेंडरी डिवाइड बाई करंट प्राइमरी। आपको दिख रहा है ये फार्मूला, EMF प्राइमरी डिवाइड बाई EMF सेकेंडरी। तो इससे पता चलता है EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के, लेकिन EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, EMF इनवर्सली। तो एक लाइन यहां पे जोड़ सकते हो, IS ऊपर IP नीचे, यही हुआ ना इसका मीनिंग ना, ये फार्मूला बन गया। और ये जानते हैं कब है ये फार्मूला, जब इफिशियंसी कितना हो, 100%। एक वैरायटी ये हो गई। अब आप यहां पे देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको साफ दिख रहा है यहां से पढ़ करके इसको, ठीक है। वो ये दिख रहा है अगर किसी का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो उसका EMF क्या होगा, ज्यादा, लेकिन उसमें करंट क्या होगी, कम होगी। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज बेसिस पे नहीं कह सकते आप, करंट बेसिस पे भी कह सकते हो। अगर स्टेप अप का मतलब ये है कि सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो जाए, ज्यादा, तो स्टेप अप का ये भी साथ साथ मतलब है कि करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो कहने का सेंस ये है, अब आप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, या लेकिन जिस वक्त वोल्टेज को बढ़ा रहा होता है उसी सेम टाइम पे करंट को घटा रहा होता है। समझ, दो चीजें एक साथ नहीं बढ़ा सकता, करंट और वोल्टेज। समझ आ रहे, तो चाहे आप करंट के टर्म में डिफाइन कर लीजिए, चाहे आप, ठीक, इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे में होता, ठीक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, इधर लिखिएगा स्टेप अप, स्टेप अप, और इधर क्या होगा, स्टेप डाउन ना। स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज किसका ज्यादा रखना है, सेकेंडरी का ज्यादा रखना है, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, तो पहली बात, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से, पहली। और दूसरी बात, जिसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उसका EMF ज्यादा होगा, EMF ज्यादा होगा प्राइमरी से। अच्छा, जिसका EMF ज्यादा होगा उसकी करंट, तो I सेकेंडरी की क्या होगी, कम होगी, I प्राइमरी की क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रहे। अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, करंट के फॉर्म में तो देख लिया, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अगर एक ही वायर से बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं ना, तो ये मान के चलिए किसका रेजिस्टेंस कम है, प्राइमरी का क्या है, कम है। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस कम और सेकेंडरी का क्या होगा, तो प्राइमरी का कम और सेकेंडरी का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टेप आपकी ये डेफिनेशन हो गई ना।
किसको बोल सकते हो? जिसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, ज्यादा, जिसमें ईएमएफ सेकेंडरी का क्या हो, ज्यादा, जिसमें करंट सेकेंडरी का क्या हो, कम, जिसमें रेजिस्टेंस सेकेंडरी का क्या हो, ज्यादा हो। समझ आ रहे हैं? ऐसे स्टेप डाउन में बोलिए, स्टेप डाउन में क्या होगा, इस तरह से ना, ये प्राइमरी और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा होंगे, प्राइमरी के ज्यादा होंगे, किससे, सेकेंडरी से, और ईएमएफ किसका ज्यादा होगा, प्राइमरी का ईएमएफ ज्यादा होगा, किससे, सेकेंडरी से, और करंट प्राइमरी की क्या होगी, कम होगी, किससे, सेकेंडरी से, और रेजिस्टेंस प्राइमरी का ज्यादा होगा और सेकेंडरी का क्या होगा, कम होगा। एक और इस बात को मैं और एक थोड़ा सा और ज्यादा, फिर उसके बाद आप लिखिए आराम से। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है और एक चीज समझी जा सकती है, बढ़िया से समझिएगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी बात को हम थ्योरेटिकली अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखना ध्यान से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अब देखिए यहाँ पे स्टेप अप में अगर आप जाओगे तो हमारा टारगेट ये है कि सेकेंडरी में करंट क्या हो, कम, और प्राइमरी में करंट क्या हो, ज्यादा। तो प्राइमरी में ज्यादा करंट में रखना चाहता हूं, तो अगर प्राइमरी में करंट में ज्यादा रखना चाहता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, रेजिस्टेंस को मैं मैनेज करूं। रेजिस्टेंस को मैं क्या करूं, मैनेज करूं। तो रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए मैंने एरिया को चुना ना। अब प्राइमरी के एरिया को मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाने का तरीका क्या होगा, कॉइल को मोटा कर दिया। अगर कॉइल को मोटा कर दूंगा तो मोटा करने से एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटने से करंट क्या हो जाएगी, बढ़े। करंट इनवर्स रिलेशन है ना, करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर करंट बढ़ जाएगी तो हमारा टारगेट ये था कि करंट जितना ज्यादा होगी प्राइमरी में उतना ज्यादा स्टेप अप होगा ना। तो और दूसरी चीज जानते हैं क्या है, पावर लॉस जो हमारा है वो कम हो जाएगा। पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाए। तो पावर लॉस से अगर आपको बचाना है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा। तो अगर आपको पावर लॉस को कम रखना है तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो प्राइमरी का कम रहे और सेकेंडरी का क्या रहे, ज्यादा। उसके लिए तरीका क्या होगा, एरिया को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इसमें किसको मोटा रखना है, प्राइमरी को थिकनेस रेजिस्टेंस की क्या रखनी है, ज्यादा। अच्छा इसमें किसकी रखना है, सेकेंडरी का। सेकेंडरी का अगर एरिया ज्यादा होगा तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम होगा तो सेकेंडरी में करंट क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि पावर लॉस ना हो, कम हो, ना तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, तो स्टेप अप में क्या करना है आपको, प्राइमरी को मोटा करना है और स्टेप डाउन में क्या करना है, सेकेंडरी को मोटा रखना है, ताकि पावर लॉस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, हो गया। चलिए, एक वैरायटी मैंने आपको दिखा दी, कौन सी, कौन सी वाली दिखा दी, जिसमें एफिशिएंसी क्या हो ट्रांसफार्मर की 100% हो। इसमें आपने लिख लिया ना, पावर लॉस घटाने के लिए प्राइमरी को क्या कर देना है, थिक कर देना, और इसमें पावर लॉस घटाने के लिए सेकेंडरी को थिक कर देना। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए, एक चीज और देख लेते हैं, अगर इफिशियंसी 100% ना हो ट्रांसफार्मर की, तब कैसे हमारी इक्वेशन वर्क करेगी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर 100% थी तो कौन सा फार्मूला था, देखिएगा, ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाई ईएमएफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू आई प्राइमरी डिवाइड बाई आई सेकेंडरी। ये है ना, समझ आ रही ना बात। अब आप देखिएगा, ये हो जाने के बाद
अगर इफिशियंसी हमारे पास 100% नहीं है, इफ n इज लेस देन 100%, 100% से कम है, तब आप क्या करेंगे? देखिएगा, 1 मिनट, नंबर ऑफ टर्न वाला सेम रहेगा। मैं सीधा बता दे रहा हूं, अदरवाइज मतलब पूरी बातें करने से आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज क्या रहेगी? सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाई ईएमएफ प्राइमरी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। ये तो वैसा ही है, बस यहां पे क्या आ जाएगा? इफिशियंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इफिशियंसी। और यहां पे क्या हो जाएगा? आई प्राइमरी डिवाइड बाई आई सेकेंडरी, ये हो जाए। समझ आ रही ना बात? और यहां पे n का मतलब क्या होगा? n क्या है? जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, n की वैल्यू कैसे पुट करोगे? अगर आपको 90% लिखा हुआ है तो यहां पे n का मतलब है 90 डिवाइड बाई 100, ये है यहां पे। है? आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे जब आपको पढ़ाया है इस बात को, यहाँ पे ना करंट किससे आती है? ध्यान से देखो, ये नंबर ऑफ टर्न वाला ये रिलेशन तो कॉमन है। समझ आ रही ना बात? ये यहां से आया था इतना टर्न ग्रीन वाला, लेकिन ये वाला जो आता है ना, मतलब क्या कहते हैं, पी इनपुट बराबर होता है पी आउटपुट के। ये कहां से आता है? इफिशियंसी से। किससे आता है? तो करंट वाला जो रिलेशन है वो यहां से आने की वजह से वहां पे हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं सीधा बता रहा था, पहले उसको रटा दूं तब उसके बाद मैं बताता हूं उस चीज को। ठीक है, यहां पे आपको समझ आया करंट वाले में क्या जुड़ जाएगा? तो ये वाला रिलेशन कब है? जब इफिशियंसी क्या हो। अब आप खुद सोचो, अगर 100% होगी तो n की वैल्यू क्या होगी? 100 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा? तो ये वाला फार्मूला बदल जाएगा। तो ये बात समझ आ गई ना? हाँ, एक गलती कभी नहीं करना है, वो गलती मैं आपको बताऊं। किसी ने ये सोचा कि इस तरह से लिखना होता है, तो आपने गलती से ऊपर प्राइमरी लिख दिया, नीचे सेकेंडरी लिख दिया। क्या कर दिया? प्राइमरी, और नीचे क्या कर दिया? सेकेंडरी कर दिया। आपने इसको सही लिखा, लेकिन इसमें एक चीज करना आप भूल जाते हैं, नीचे 100 है। अगर आप इसको पलटेंगे तो 100/n हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इससे खेलिएगा नहीं, इसी तरीके से याद रखिए। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। ठीक, क्लियर रहेगा ना? तो आपको पहले मैं रट गया ना, कैसे शुरू करोगे, कहां से शुरू करोगे? सेकंड, ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाई ईएमएफ प्राइमरी, अगर 100% इफिशियंसी है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी डिवाइड बाई, और इसका जस्ट उल्टा किसको लिखना है? ऐसे यहां भी करना है, सेकेंडरी से शुरू करना, प्राइमरी से ना करना। इस वाले में तो आंसर सही आ जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो आप ऐसे लिखना, ठीक है, और कहां से शुरू करना? सेकेंडरी से। बस ये वाला लिखने के बाद यहां पे क्या जोड़ देना? इफिशियंसी जोड़ देना। क्या जोड़ देना? इफिशियंसी। और इफिशियंसी का मतलब क्या होगा? अगर 80% इफिशियंसी दी हुई है तो यहाँ पे नीटा का मतलब क्या है? 80/100 है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आखिरी बात इससे रिलेटेड मैं बता दूं, फिर उसके बाद लिखिएगा। ये जो इफिशियंसी का फार्मूला ये जो हमने बनाया है, ये आता कहां से है? इफिशियंसी इज इक्वल टू, जनरली फार्मूला होता है पावर आउट डिवाइड बाई पावर इन इनटू क्या होगा? 100। यहां पे अगर आप देखोगे ईएमएफ आउट, अच्छा आउट मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ना, ईएमएफ सेकेंडरी और करंट सेकेंडरी, यही होता है ना पावर, ईएमएफ इनटू करंट डिवाइड बाई क्या होगा? ईएमएफ प्राइमरी करंट प्राइमरी इनटू क्या होगा? जब आप इसी रिलेशन से ईएमएफ का रेशियो निकाल करके फिर उस वाले रिलेशन में रखोगे, यही मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो हमने उसका डेरिवेशन टाइम नहीं गला है, रिलेट करके याद रख सकते हैं, तो क्यों, है कि नहीं? ये फार्मूला मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई जगहों पे इससे आंसर बड़ी जल्दी से आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं ना, इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। इफिशियंसी हर कोई जानता है, आउटपुट डिवाइड बाई क्या होता है, इनपुट होता है। अब क्वेश्चन करने हैं 4-5, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन कल कराऊंगा, ठीक। हो गया है। इसको करते हैं पहला क्वेश्चन, देखिएगा। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन feeds input power 2300 volt to step down transformer with primary winding 4000 turn। ना पहले इसके डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, एक तरफ प्राइमरी का लिख लीजिए, एक तरफ सेकेंडरी का। कितना दिया हुआ है इनपुट पावर, पावर दिया हुआ एट वोल्टेज है, क्या है वोल्टेज, तो इनपुट ईएमएफ मतलब प्राइमरी, प्राइमरी कितना दिया हुआ है 2300 टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं प्राइमरी के, कितना है 4000, और क्या दिया हुआ है द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड इतने वोल्टेज पे, तो आउटपुट वोल्टेज कितना है ईएमएफ सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 230 ना बाई ट्रांसफार्मर। इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इतना, प्राइमरी में कितना करंट है, आई प्राइमरी दिया हुआ है, आई प्राइमरी कितना दिया हुआ 5 एम्पियर ना, एंड इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना दिए हुए, मतलब नीटा की वैल्यू कितना होगी 90/100 इतना होगी। अब कह रहा है द आउटपुट करंट वुड बी, आउटपुट करंट पूछ रहा है, तो आप रिलेशन पे तुरंत चले जाइए, आपके पास रिलेशन क्या है ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाई ईएमएफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू इफिशियंसी और नंबर ऑफ वो करंट प्राइमरी डिवाइड बाई करंट सेकेंडरी। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न का जिक्र तो है, ठीक है, लेकिन ईएमएफ दिया हुआ है, प्राइमरी करंट दी हुई है, और पूछा भी क्या है आउटपुट करंट पूछा, तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टर्न यूज भी ना करो काम हो जाएगा। तो अब आप देखिए ईएमएफ सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 230, ईएमएफ प्राइमरी कितना दिया हुआ है 2300 इक्वल टू इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 0.9 लिख सकते हो, और प्राइमरी करंट कितना दी हुई है 5, और सेकेंडरी चाहिए, निकाल करके बताइए कितना है 45 ना, चेक करिए 45 आना चाहिए, ये 10 हो जाएगा ना, कट के 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.5, ये इधर आएगा आईएस आ जाएगा 45 ही तो आएगा ना। है ए ट्रांसफार्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स ना, 300 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 150 टर्न्स इन दिस सेकेंडरी। तो आपको फिर वही डाटा कलेक्ट कर लीजिए, प्राइमरी में कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स 300 ना, और सेकेंडरी में 150 ना 150 इन दिस सेकेंडरी गिव्स आउटपुट पावर, आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी में पी आउट ना, आउटपुट पावर कितना है किलोवाट को बदल लीजिए किसमें वाट में, तो कितना हो जाएगा ना इंटू 1000 हो जाएगा। इफ द करंट इन दिस सेकेंडरी इज 10 एम्पियर, सेकेंडरी में करंट दिया हुआ है आई एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। अब कह रहा है द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज चाहिए और करंट, दोनों चीजें किसकी चाहिए आई
इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब ईएमएफ प्राइमरी चाहिए और करंट प्राइमरी चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं इफिशियंसी का जिक्र है? नहीं। तो आप क्या मान के चलेंगे? 100%। तो 100% लेकर के चलेंगे तो ये वाला फार्मूला देख लीजिए, ईएमएफ प्राइमरी, ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाई ईएमएफ प्राइमरी बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बराबर होगा आई प्राइमरी डिवाइड बाई आई सेकेंडरी ना। अब मुझे लगता है ईएमएफ का डाटा उतना सफिशिएंट नहीं है, तो ईएमएफ वाले को हटा के रखिए अभी। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कितने हैं? 150, 150। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कितने हैं? 300 ना। और प्राइमरी की करंट पूछ रहा है और सेकेंडरी की करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो यहां से कितना हो जाएगा? आईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर ना। अच्छा, आप ये बताओ, एक तो हो गया। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज हमसे पूछा है वोल्टेज बताने के लिए प्राइमरी का। करंट तो हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि अगर इफिशियंसी 100% है तो पावर इनपुट बराबर होती है किसके? पावर आउटपुट। तो पावर इनपुट बराबर है किसके? पावर आउटपुट के। और ये कितने के बराबर होता है? इनपुट ईएमएफ प्राइमरी इनटू करंट प्राइमरी, यही होगा ना। अच्छा, कि इनपुट यही लिख सकते हो आउटपुट के बराबर, कितना हो जाएगा? 2200 इज इक्वल टू ईएमएफ चाहिए, करंट आप निकाल चुके हो, करंट कितनी आई? 5। तो कितना आ जाएगा? 440। कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग लिख लिए ना? ये वाला देखिए, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। ए ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स, किसमें? प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कितना हो गए? 50। और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कितने हैं? 100। कितने? 100। हम कह रहे हैं इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, किससे कनेक्टेड है? डीसी से। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी? क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डीसी के लिए काम नहीं करता। हाँ, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए होता है? एसी के लिए। तो ईएमएफ का आंसर क्या हो जाएगा? ईएमएफ कितना होगा? 0 सेकेंडरी में ना। इसको आप चाहो तो पिछली स्लाइड पे जा करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे, ये रीजन आप समझिएगा। अगर यहां से डीसी करंट आएगी तो ये फील्ड चेंज होगी। अगर ये फील्ड नहीं चेंज होगी ना, तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है। तो डीसी अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, कौन सा क्या आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ए ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% वर्किंग ऑन 220 वोल्ट 3 किलोवाट पावर सप्लाई। ये कौन सी डाटा दिए हुए हैं? इनपुट के। किसके दिए हुए हैं? इनपुट के। तो इफिशियंसी कितना है? 90%। तो नीटा की वैल्यू कितना हो गई? 90/100। कितना वोल्ट? प्राइमरी ना, ईएमएफ प्राइमरी कितना हो जाएगा? 220। और पावर इनपुट कितना हो जाएगा? 3000 ना, 3000।
इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट IS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल। वोल्टेज किसमें चाहिए? सेकेंडरी। वोल्टेज मतलब EMF, EMF किसका चाहिए? सेकेंडरी का। और करंट किसकी चाहिए? प्राइमरी ना। अब आप देखिएगा इसमें ये वाला काम कर जाएगा फॉर्मूला। इनपुट दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से इनपुट करंट, इनपुट पावर से इनपुट करंट निकल सकती है ना। देखिएगा सोल्यूशन में दे रहा हूं, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा? EMF प्राइमरी इनटू क्या होगा? करंट प्राइमरी। ये कितना दिया हुआ है? 3000 इज इक्वल टू क्या चाहिए? करंट प्राइमरी चाहिए। EMF कितना है? 220। 0 से 0 कैंसिल, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई करंट आ गई प्राइमरी की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? EMF। अच्छा, इफिशियंसी से रिलेटेड है, तो इफिशियंसी से रिलेटेड है तो वो वाला फार्मूला लगा लो, EMF सेकेंडरी डिवाइड बाई EMF प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू क्या होगा? इफिशियंसी I प्राइमरी डिवाइड बाई I सेकेंडरी। अब देखिए कुछ हटाना है या कुछ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं है तो इसलिए इससे नहीं सॉल्व, हटा देते हैं ना। अब क्या बच रहा है? EMF सेकेंडरी पता करना है। EMF प्राइमरी कितना है? पढ़िए यहां से, EMF प्राइमरी कितना है? 220। इफिशियंसी कितना है? 0.9। I प्राइमरी कितना है? सॉल्व करके आए 300 डिवाइड बाई 22। I सेकेंडरी कितना है? 6 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कट करो, सॉल्व करो, देखो कितना आता है। हैं 50 की 450, हाँ 450 से ठीक। बाकी हाँ, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।